वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 4 जो फर्स्ट ईयर का है इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है। इसके बाद हम इसको है पावर को देखेंगे, वर्क को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि वर्क है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वर्क को देखते हैं। वर्क होता क्या है? वर्क में बी डन बाय कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज बाय वेरिएबल फोर्स। क्या है कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स? कौन सी होगी? कांस्टेंट फोर्स हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पे एक ही फोर्स है, सपोज हम 5 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट फोर्स होगी। और वेरिएबल फोर्स किसको कह सकते हैं? अगर आप पहले फोर्स 5 न्यूटन थी, फिर 10 न्यूटन थी, फिर 15 न्यूटन होगी, अगर इस किस्म की फोर्स हो इसको हम क्या है कि वेरिएबल फोर्स कहेंगे। तो वर्क क्या है कि इन दोनों चीज़ों से हम क्या है कि कर सकते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज वेरिएबल फोर्स। तो दोनों फोर्सेस को एक्ट करके किसी बॉडी पे तो हम क्या है कि वर्क कर सकते हैं। तो वर्क उसमें है, इसमें फिर 2-3 कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर आपने किसी बॉडी पे वर्क किया तो उस पर डिस्टेंस वो उसने, जैसे आपने किसी है कि बॉल को फेंका, बॉल में क्या है कि वो दूर जाकर गिर गई, तो वर्क ने क्या है आपने बॉल पे फोर्स एक्ट की और बॉल ने क्या है कि डिस्टेंस भी कवर किया। तो इसमें अब ये सूरत आ जाती है कि अगर आप किसी उस पर बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्टेंस होगा तो वर्क होगा, अगर डिस्टेंस नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि बेसिकली होता है वर्क में भी work when we apply force on a body, if the body moves through a some distance in the direction of force। अगर आपने क्या है कि बॉडी पे के फोर्स एक्ट की और उसने डिस्टेंस डी कवर किया तो इस सूरत में क्या होगा? देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो हम क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहेंगे। दोनों उसमें है। तो सिंपल जो अल्फाज में है, वर्क हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स एफ डॉट डी। अब ये इसमें हमने वेक्टर वाले चैप्टर में या वेक्टर वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें हम cos थीटा लेते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें हम साइन थीटा लेते हैं। तो इसमें इसके लिए डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं है, तो इसके बारे में हम मज़ीद आगे डिटेल से देखेंगे उसमें। तो इन फिगर 4.1 ये हमारे पास आगे फिगर है 4.1। इसमें देखते हैं कि हम ये एक बॉडी उस पर एक्ट कर रही है। एक लड़का क्या है कि एक बॉक्स को खींच रहा है और बॉक्स जो है कि फोर्स इस पर लगा रहा है और इसको इस साइड पे डायरेक्शन में खींच रहा है। तो ये आपकी फोर्स है और जो मेकिंग एन एंगल थीटा आपकी क्या है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। और अगर हम इसको रिजॉल्व करें इन ग्राफिकल फॉर्म तो ये हमारे पास इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ये आपकी फोर्स हो जाएगी, ये हमारी फोर्स हो जाएगी, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे जो फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एनालिसिस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा, जो परपेंडिकुलर होती है इसको हम एफ sin थीटा कहते हैं। The only component of the force acting on an object that does work in the component that is parallel in the direction of the displacement। तो इसमें हमें क्या बताया हुआ है? The component of force acting on object does the work। क्या है कि कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क डन कर रहा है? is the component that is parallel in the direction of displacement। ये है parallel to the displacement, यानी आपका जो बॉडी वर्क कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? वो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी एफ cos थीटा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्यों नहीं कर रहा? तो इसको हम देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी की इसमें
हम ये देख सकते हैं कि इसका वेट नीचे की तरफ होता है जिसको हम W कहते हैं। इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है या जो F साइन थीटा है इसको हम ये कह सकते हैं कि F साइन थीटा। तो यानी जो वर्क और साइन थीटा आप एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जो बॉडी जो ओनली द ड्राइविंग फोर्स या वर्किंग फोर्स है वो आपके पास F cos थीटा हो जाएगी। तो ये बेसिकली वजह है कि हम F cos थीटा लेते हैं, F साइन थीटा क्यों नहीं लेते। तो इसको मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें हमने क्या देखा था कि इन फिगर a person pulling a crate with a force that has angle थीटा। तो हमने ये देखा क्या कि एक लड़का क्या है कि उसको क्रेट को खींच रहा है और जो फोर्स बना रही है वो एंगल थीटा बना रहा है रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम रिलेटिव डायरेक्शन लें कि रिलेटिव डायरेक्शन उसमें लिहाज से कह सकते हैं कि आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरी फोर्स के साथ, तो इसको रिलेटिव डायरेक्शन दिया जाता है। तो ये बेसिक्स है। इन डायग्राम बिसाइड्स स्केच यू कैन सी एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड एफ cos थीटा। ये हमने देखा था कि जो एक्स कंपोनेंट था, अगर इसमें वेक्टर रेजोल्यूशन के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एक्स कंपोनेंट है इसको रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है, एफ cos थीटा के बराबर होता है। This component is in the direction of motion and is only component doing the work। और ये वाला component क्या है कि direction of motion की तरफ है, और ये वाली है कि ये component है जो work done करता है उसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि next हमारे पास क्या है, the y component or vertical component is the direction of motion and does no work to on the crate। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन था हमारे पास, ये वाला F sin थीटा, जिसको हम कहते थे कि ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हमारे पास क्या है कि वर्क डन, ये हमारे पास वर्क डन नहीं करता। और ये वर्क डन क्यों नहीं करता, जैसे मैंने बताया कि F sin थीटा और ये जो इसका वेट है नीचे की तरफ एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो इस वजह से द बॉडी इज प्लेस्ड बाय डिस्टेंस d वी कैन रिजॉल्व F into टू कंपोनेंट्स Fx एंड Fy। तो वो ये है कि वेक्टर रेजोल्यूशन के लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि एक फोर्स है उसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम cos थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Fx इज इक्वल टू F sin F cos थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम Fy से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, Fy इज इक्वल टू F sin थीटा के बराबर होता है। The work is displaced by force, so the work done by F and is given by F is equal to F dot D। और जो F कंपोनेंट था वो आपका किसके बराबर आ गया, आप डॉट प्रोडक्ट के अगर ख़त्म करते हैं तो ये F cos थीटा के बराबर आ जाता है। इसको हम क्या है कि F cos थीटा D भी कह सकते हैं या F D cos थीटा भी कह सकते हैं। ये हमारा F D cos थीटा। और इसमें हमारे पास अब ये वाली उसमें कंडीशन आ गई कि हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। हो सकता है हमारा डिस्टेंस जो हमने वो किया वो भी कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो इस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें हम d cos थीटा फिर लेंगे कि इसमें फोर्स आप क्या है कि एंगल नहीं बना रही, इसमें जो है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो आपका वो एंगल बना रहा है। तो उस सूरत में एफ टी cos थीटा हो जाएगा और इसको भी हम एफ टी cos थीटा के बराबर हो जाएंगे। इसमें डी cos थीटा हो जाएगा और इसमें ये दोनों को देखें कि हम ये भी एफ टी cos थीटा के बराबर है, ये भी एफ टी cos थीटा के बराबर है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है वर्क की। इसके बाद हम मज़ीद जो कंडीशंस हैं इसके बारे में देखते हैं कि इसको किस तरह हम मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। इसमें देखें कि शोज स्पेशल केसेस दैट विल क्लैरिफाई द क्वेश्चन वेदर द वर्क इज डन बाय फोर्स। तो इस सूरत में हमें यहाँ ये पता लगेगा कि फोर्स ये है कि कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है। और ये हम देखें कि फिगर 4.2 ए पर्सन पुशिंग अ कार्ट विद ए फोर्स F
क्या है कि एक पर्सन है कि एक कार्ड को फोर्स F के साथ पुश कर रहा है, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार्ड, के पर्सन भी इस साइड पे मूव कर रहा है और मोशन भी आपकी इस साइड पे है, कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो उस सूरत में आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो एफ डॉट डी या एफ डी cos थीटा, एफ डॉट डेल डी एफ डी cos थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर हो जाएगा, अगर आपका थीटा 0 है, यानी आपकी फोर्स भी एक लाइन डायरेक्शन में थी और आपकी जो है कि डिस्टेंस भी एक, उसमें दोनों आपके साथ वो नहीं बना रहे कि दोनों कोई एंगल नहीं बना रहे, तो इस वजह से ये भी आपका इसके बराबर हो जाएगा, एफ डी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। जबकि हमने जो वर्क डन पढ़ा था वो किसके बराबर पढ़ा था, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। अब यहाँ देखें कि हमारे पास एंगल कितना है, 0 है, कि कोई एंगल नहीं बना लिया, स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, तो उस सूरत में हमारे पास एंगल 0 आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एफ डी cos 0। और अगर आपने वेक्टर डायग्राम या वेक्टर एनालिसिस या जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जो cos थीटा cos 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर इसकी जगह हम 1 पुट कर दें तो एफ डी 1 मल्टीप्लाइड में 1 के बराबर आ जाएगा और ये एफ डी के बराबर आ जाएगा, जो कि ये वाली कंडीशन है कि एफ डी ये आ जाएगा। और इस किस्म के वर्क को हम क्या है कि पॉजिटिव वर्क कहते हैं। दस पॉजिटिव वर्क इज बीइंग डन ऑन द कार्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, के है कि पॉजिटिव वर्क कैसे होगा कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस किस्म के वर्क को क्या है कि पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। और ये आपको उसमें मेकिंग एन एंगल थीटा वाली बात भी समझ आ गई होगी। तो इसके बारे में इसके बाद हम क्या है इसकी मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि और स्पेशल कंडीशंस क्या हैं उनको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक और कंडीशन है, इस सूरत में देखें कि अगर एक कार्ड क्या है कि इस साइड पे मूव कर रही थी और ये पर्सन क्या है कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अब हमारी फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी और आपकी जो कार्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड पे हो जाएगी। और ये देखें कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल हम देखें तो ये आपका पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। इस सूरत में क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं हम। उसमें है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट ए पर्सन इज एक्सर्टिंग ऑन कार्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि फोर्स भी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, जो डिस्टेंस है वो भी जो आपका वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो वही है कि हम देखते हैं कि एफ टी तो वो वर्क डन में हमने किसके बराबर लिया था, एफ डॉट डी के बराबर हो जाएगा। और एफ डॉट डी इसमें एंगल हमारे पास कितना है 180। अगर हम देखें कि cos 180 -1 के बराबर होता है, तो इस सूरत में cos 180 -1 के बराबर हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस एफ डॉट डी के बराबर आ जाएगा। अब इसमें देखें आपके पास वर्क डन माइनस में आ रहा है, तो इस किस्म के वर्क को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। दिस द नेगेटिव वर्क इज बीइंग डन ऑन द कार्ड स्लोइंग इट डाउन एंड रिड्यूसिंग द काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाला वर्क डन क्या है कि नेगेटिव है। अगर हम इसको थोड़ा डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि लड़का इसको कार्ड को जो स्पीड के साथ मूव कर रही थी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। रोकने की कोशिश करने का मतलब ये है कि उसको रिड्यूसिंग की काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस किस्म के जो है कि इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रहा हो, तो इस किस्म के वर्क को हम क्या है कि नेगेटिव वर्क उसमें कहते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसकी कंडीशन उसमें देखते हैं कि क्या नेक्स्ट है। अब ये हमारे पास क्या है कि थर्ड कंडीशन है। इसमें क्या है कि अब लड़का उसमें है कि चेयर है, इस पे बैठा है और जो मोशन है कि वो इस उसमें है कि कार्ड इस साइड पे मूव कर रही है, लड़का एक चेयर पे बैठा है
जो इसकी जो ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स उसकी है कि नीचे की तरफ है, और मोशन ऑफ आपकी जो है जो डिस्टेंस है वो इस सूरत में है। अगर हम इस सूरत में देखें कि ये आपकी डायरेक्शन ऑफ जो है डिस्टेंस है, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि आपकी जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स है ये हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, एफ डॉट डी, एफ डी cos 90 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि cos 90 0 के बराबर होता है और sin 90 1 के बराबर होता है। इस सूरत में वर्क डन आपका 0 के बराबर आ जाएगा। 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, इसका मतलब है आपका वर्क डन 0 के बराबर होगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर आपका फोर्स और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, तो वर्क डन आपका 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें है थर्ड केस में है, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ कार्ट एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स व्हाइल कार्ट इज हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है कि वो डाउनवर्ड की तरफ, उसमें है जो पर्सन की फोर्स है वो डाउनवर्ड है ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कार्ट की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन है, वो एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हैं। इवन दो द कार्ट इज मूविंग, द फोर्स दैट पर्सन इज एक्सर्टिंग इज नॉट डूइंग वर्क। और ये वाली फोर्स क्या है कि जो क्या है कि पर्सन लगा रहा है कार्ड पे, वो कोई वर्क डन नहीं कर रही, जो पहले से मूवमेंट है कार्ड की वो मूव कर रही है, उसी वजह से कार्ड मूव कर रही है, और जो पर्सन है इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार्ड। क्यों कि ये जो कार्ड का हॉरिजॉन्टल मोशन है इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से इस पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा उसका। अब हमारे पास क्या है कि एक लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन क्या है, तो फोर्थ कंडीशन में देखते हैं, अगर क्या है कि ये पर्सन क्या है कि फोर्स लगा रहा है, मगर फोर्स इस सूरत में है कि इसमें डिस्टेंस ही नहीं है। अगर उसकी फोर्स इतनी कम थी कि उसके कार्ट इतनी ज़्यादा वजनी थी या हैवी थी कि वो उसमें इसको हिला ही नहीं सकता, मगर फोर्स तो वो लगा रहा है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या वर्क डन होगा। फाइनली द पर्सन इज पुशिंग द कार्ट बट द कार्ट इज नॉट मूविंग, कि वो तो उसमें फोर्स लगा रहा है बट कार्ट क्या है कि मूविंग नहीं है। मूविंग, नॉट मूविंग का मतलब है आपका डिस्टेंस 0 है। जब डिस्टेंस 0 है तो हम ये जानते हैं कि एफ डी वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी के, और एफ डी cos थीटा के बराबर होता है। जब आपका डी 0 है तो इसका मतलब है डी जिससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी पूरी इक्वेशन को हम 0 कर देगा, तो उस सूरत में भी आपका जो वर्क डन है वो 0 के बराबर। दस द पर्सन इज नॉट डूइंग वर्क ऑन द कार्ड बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इस वजह से भी हमारा जो वर्क डन है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने तो कहा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। तो अब हम इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेरिएबल फोर्स किसके बराबर होगा, और हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन मैंने कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन ए डिस्टेंस टी, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड बाय सिंपल ग्राफ। कि अगर आप में है कि इस सूरत में हम क्या है कि इस सारे इवेंट को एक ग्राफ की सूरत में हम प्लॉट कर सकते हैं, कि ये हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम इसको प्लॉट करते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं। द डिस्टेंस इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। और इस प्लॉट में हम क्या है ग्राफ में क्या देखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं और फोर्स को हम अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। तो अगर हम देखें कि ग्राफ में हम किस तरह बेसिक हमारी जो है कि किस तरह प्लॉट करते हैं, नेचर क्या है या किस तरह कन्वेंशंस हैं, तो उसमें देखते हैं कि आपकी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो उस सूरत में हमारे इस कंडीशन में देखें तो हमारे जो है कि डिस्टेंस है वो इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा, जबकि फोर्स हो जाएगी वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। इस वजह से हम क्या है कि डिस्टेंस को अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं, और जो आपकी फोर्स होती है इसको हम अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। इसमें है
if a constant force F and displacement D are in same direction, the work F done is shown area shown by shaded area in the graph। अगर हम ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ है कि इसमें ये देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस था इसको हमने क्या है कि एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, जो फोर्स थी हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपके पास क्या है कांस्टेंट फोर्स होगी, यानी ये कांस्टेंट फोर्स थी 5 न्यूटन या जितनी की भी है कि ये एक ही उस पर एक्ट कर रही है और जो डिस्टेंस है वो आपका इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है। तो जो आपका जो वर्क डन होगा वो जो आपका शेडेड एरिया है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम क्या है कि ये जो रेक्टेंगल हो जाएगी, जो ज्योमेट्री हो जाएगी, इसको एरिया उसमें है, इसके एरिया से एरिया जो इसमें रेक्टेंगल के फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें hence the area under force displacement curve can be taken to represent the work done by force। अगर हम इस जो एरिया है, जो शेडेड एरिया मैंने शो किया कि इसके एरिया को हम फाइंड कर लेंगे तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। इसको हम क्या है कि वेक्टर जो है ग्राफ वगैरह है, जो हमने प्लॉट्स जो ग्राफ सेलेक्ट करते हैं कि उसमें जो कैलकुलेशंस करके वहाँ से हम इसका जो वर्क डन है फाइंड कर सकते हैं। वर्क इज सेड टू बी उसमें है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय उसमें आगे हमारे पास, अब हम देखते हैं कि इसकी वर्क की यूनिट क्या थी, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है। हम जानते हैं कि वर्क हमारे पास किसके बराबर था, तो W इज इक्वल टू एफ डी के बराबर था। और हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या है कि न्यूटन है, और डिस्टेंस की न्यूटन क्या है, मीटर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो वर्क डन है इसकी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, न्यूटन मीटर की। और जो न्यूटन मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, जॉल के बराबर होता है। इसको हम जॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सूरत में हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जॉल के बराबर हो जाएगा। अगर हम कन्वेंशंस को लिखें कि 1 जॉल किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 जॉल, अगर यहाँ हम 1 जॉल पुट करते हैं तो यहाँ हम 1 न्यूटन और 1 मीटर पुट करेंगे। तो 1 जॉल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली हम 1 जॉल क्यों डिफाइन करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ डिफाइन की जाती है तो सबसे पहले उसकी यूनिट बनाई जाती है कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, उसके बाद अदर यूनिट्स बनाई जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या है कि यहाँ भी हम जॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जॉल बेसिकली होता क्या है। तो इसमें देखें वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपने क्या है कि 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पे, और जो बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसमें आया, तो इन जो वर्क डन होगा, जो उसमें जो वर्क डन होगा वो 1 जॉल के बराबर हो जाएगा। इसमें बेसिकली हम जो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 जॉल आपका किसके बराबर हो गया, 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया और 1 न्यूटन की फोर्स होगी। तो अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लाती है किसी बॉडी में, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, 1 जॉल के बराबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो हमने देख लिया कि किस तरह हम उसको फाइंड करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में हमने क्या किया था, हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती थी, उसका एरिया फाइंड करते हैं, उस एरिया से हम क्या है कि वर्क डन उसका फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होगी कि अगर आप उसमें बॉडी उस पर फोर्स एक्ट कर रही है किसी बॉडी पे, और वो उसकी है कि वो वाली फोर्स वेरिएबल है, यानी पहले 5 न्यूटन ली, 10 न्यूटन ली, 15 न्यूटन ली, इस तरह है कि उसमें चेंज आ रहा है। इस किस्म के वर्क डन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं,
तो इसके लिए हम देखते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किस तरह होगा और इसको किस तरह ग्राफ से हम प्लॉट करते हैं और किस तरह इसको फाइंड करते हैं। इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। उसमें क्या है कि बहुत से केसेस में आपकी वर्क डन क्या है कि वो जो फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, तो इस वजह से वर्क डन भी कांस्टेंट नहीं होता। तो वर्क डन कांस्टेंट नहीं होता तो इसमें को कहते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके एग्जांपल इस तरह लेते हैं। एज रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी which varies as inverse square of the distance from the earth। उसमें है a center so the force decreases and does not remain constant। उसमें है कि इसके एग्जांपल इस तरह भी हो सकती है कि जैसे ही रॉकेट मूव करता है उसमें अर्थ सरफेस से, तो ग्रेविटी ख़त्म होती है। ग्रेविटी ख़त्म होने की वजह से उसकी फोर्स उस पर है कि कम हो जाती है, तो वो स्पीड के साथ मूव करता है। तो इस वजह से भी उसका जो डिस्टेंस है जो उसमें है वर्क डन है उसका वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें लोग जो फोर्स होगी वो भी वेरिएबल होगी। इसकी सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हम क्या देखते हैं कि हमारे पास फोर्स exerted by a spring increases with the amount of stretch, so the force does not remain constant। जैसे अब क्या है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उसकी फोर्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो इस सूरत में भी आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होगी। वाइल कंसीडरिंग द इक्वेशन वर्क जो वर्क हमारे पास इक्वेशन को कंसीडर करते हैं फॉर मेजरिंग ऑफ वर्क वी सपोज दैट द फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। जब हम वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट होती है, कि वो डिस्टेंस के दौरान जिसके दौरान वो वर्क डन होता है। मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप ये हमने इसके एग्जांपल्स भी दी कि ये डिफरेंट उसमें वर्क डन होता है। तो डिफरेंट वर्क डन को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वी शैल नो कंसीडर द वर्क डन बाय फोर्स विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो हम अब देखते हैं कि जो वेरिएबल फोर्स होगी इसमें हम क्या है कि वर्क डन को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। द वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, और इसको हम क्या है ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। अब क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली फोर्स थी, इसको पहले हम देखते हैं, इसके बाद ग्राफ को एलेबोरेट करते हैं। टू डू सो वी प्लॉट ए ग्राफ, वी प्लॉट द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह हम ये क्या है कि एक्स एक्सिस पे जैसे हमने कांस्टेंट फोर्स में किया था, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है कि फोर्स थी F1, उसने डिस्टेंस पहले इसमें इतना डिस्टेंस किया और ये आपकी फोर्स हो जाएगी। फिर ये आपके पास डिस्टेंस था, ये आपकी फोर्स हो जाएगी। ये आपके पास डिस्टेंस था, ये इसकी फोर्स, यानी ये फोर्स इंक्रीज कर रही है और आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। और ये वाली फोर्स आपकी वेरिएबल है। आप इसकी पहले कितनी थी, सपोज करें कि ये आपकी 150 न्यूटन है, तो ये इंक्रीज कर रही है, ये 165, 170, 200 इस तरह डिफरेंट हो जाएगी। We divide the distance d into small segments for which we indicate the average force by horizontal dashes line। अब हम फोर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा किया कि हम इस फोर्स को स्मॉल इंटरवल यानी डिस्टेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि ड्यूरिंग दीज इंटरवल द एवरेज फोर्स विल बी इक्वल, कि इन छोटे पार्ट्स में आपकी फोर्स वो इक्वल होगी। देन द वर्क डन फॉर ईच सेगमेंट इज एफ डॉट डी इसमें है। और जो हर जो ग्राफ का ये प्लॉट होगा या सेगमेंट होगा, और हम ये सपोज करते हैं कि इसका जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट डी के बराबर हो जाएगा। विच इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जो जैसे हमने पीछे उसमें देखा था तो ये भी एक रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। यानी हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर सेकंड वाली का करेंगे, फिर थर्ड वाली का करेंगे, फोर्थ वाली का करेंगे, इस तरह सो ऑन। उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स का हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके वो हमारे पास टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा।
द टोटल वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस थ्रू अ डिस्टेंस डी, जो किसके बराबर था, डी बी माइनस डी ए। ये हमारे पास था कि यहाँ से डिस्टेंस ए से मूव किया उसने डिस्टेंस उसमें, और बी पे आपका डिस्टेंस आया, और हमने इनको क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ये हमने इसमें चेंज कर लिया। अब यह है कि जो फोर्स थी वो यहाँ एफ cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इसका डिफरेंट एंगल बना रही थी, और इसको हम डिफरेंट थीटा एन कह सकते हैं। हम इनको थीटा एन कह सकते हैं, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आया था, डी बी माइनस डी ए। तो ये आपका हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, जिसमें हमने 5 उसमें शो किए, तो इन तमाम के एरियाज को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। यूजुअली द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ फॉर ईच सेगमेंट मस्ट बी एस्टिमेटेड, कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो इन पार्ट्स में हमें एवरेज फोर्स है उसका पता होना चाहिए, कि हम ये देखते हैं कि इन पार्ट्स में एवरेज फोर्स कैसी थी। एंड रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वर्क डन कैन बी मेड, और इसमें क्या है कि रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन भी हम करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या है कि टोटल वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। If we divide the distance into many segments, del D can be made smaller and our estimated work done would be more accurate। अब ये क्या है कि ये बता रहे हैं कि हमें मोर एक्यूरेसी किस तरह आ सकती है। मोर एक्यूरेसी के लिए हम ये करते हैं कि इस डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में, और छोटे छोटे जितने हम बना सकते हैं उन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन छोटे पार्ट्स के अगेंस्ट जो आपकी वर्क डन है, जो एवरेज फोर्स है, उसको देख लेते हैं, और इस सूरत में हम जितनी यानी आपके छोटे पार्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और उतनी ज़्यादा हम क्या है कि इजीली इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारी जो एक्यूरेसी होगी वर्क डन की वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसमें जैसे फिगर में शो किया है, पाथ ऑफ द बॉडी इन एक्स वाई प्लेन एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और इस ग्राफ में जो हमने शो किया हुआ है कि एक्स वाई प्लेन में है, दो उसमें है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, या दो डायरेक्शन में लेते हैं, और इसके अगेंस्ट हमने वर्क डन है जो इसको फाइंड किया है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन हम एक पार्ट के अगेंस्ट किस तरह फाइंड करेंगे, और उससे हम क्या है कि नेक्स्ट वर्क डन क्या है कि उनको ऐड किस तरह करेंगे, किस तरह करके हम टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। वो डिवाइड द डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। हमने क्या है कि जो डिस्टेंस था ए टू बी, इसको हमने क्या है छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में यानी कन्वर्ट कर लिया है। डेल डी वन, डेल डी टू, डेल डी थ्री, इसी तरह डेल डी एन उसमें है रिस्पेक्टिवली। और फोर्स को हमने किस तरह रिजॉल्व कर लिया, फोर्स को भी हमने जो डिस्टेंसेस थे डी वन, डी टू, डी थ्री, इनके अगेंस्ट जो फोर्सेस थी इनको F1, F2, F1x, F2x, F3x, इसी तरह Fnx उसमें हमने डिवाइड कर लिया। टोटल वर्क डन इन दिस केस आपका किसके बराबर होगा, यानी आपका डेल डी1 हो जाएगी और फोर्स F1 हो जाएगी। इसके अगेंस्ट हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे डेल डी2 और Fx2, इसके अगेंस्ट वर्क फाइंड कर लेंगे। फिर इसी तरह हर पार्ट के अगेंस्ट हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे, उन वर्क डन को हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो डेल W1, डेल W2, डेल W3, इस तरह डेल Wn, ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। जो हम छोटे छोटे पार्ट्स को वर्क डन फाइंड किया, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इसको हम क्या है फार्मूला फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, F1x cos थीटा डेल D1 प्लस F2x cos थीटा डेल D2, F3x cos थीटा डेल D3, इसी तरह ये डेल n के बराबर आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जब भी चीज़ें हों उनको ऐड करना हो तो उसके लिए हम समेशन का साइन लगाते हैं। समेशन के बारे में आप क्या है कि उसमें पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो इसके समेशन का साइन लगाते हैं n इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू n, या इसमें है कि i इज इक्वल टू n के बराबर i इज इक्वल टू 1 लेते हैं, i इज इक्वल टू n लेते हैं कि हमने
1 से n तक सबको ऐड कर दिया, ऐड करते हैं तो आपका ये किसके बराबर आ जाएगा, जो जनरल फार्मूला एफ एक्स आई प्लस एफ एक्स आई काज क्यू आई डेल डी वन आई, ये आपका एक जनरल फार्मूला आ जाएगा समेशन के बाद, यानी इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। इन द लिमिट उसमें है, अगर ये नेक्स्ट हमने अगर लिमिट फॉर्म में इसको लिखें तो इसको भी है कि आप लिमिट का चैप्टर है तो बीएससी में इसके बारे में देखेंगे आप, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लिमिट वाला किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने लिमिट के बारे में डिटेल से बताया है। इन द लिमिट एज डेल टी अप्रोचेस 0 द टोटल एरिया में बी नैरो रेक्टेंगल अप्रोचेस द एरिया अंडर द कर्व, ये आपके पास इसमें है, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। That the work done by a variable force in moving the object between 2 points equal to the area of fx versus del d curve between 2 points। अब हमने क्या कहा था कि जितना ये डेल डी छोटा होगा उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होगी। अगर हम ये कहते हैं कि डेल डी अप्रोचेस टू जीरो है, यानी नियरली इक्वल टू जीरो है, यानी बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे के लिए हम ये लिमिट का वर्ड यूज़ करते हैं डेल, जो डेल टी था हम अप्रोचेस टू जीरो लेते हैं कि वो वाला टाइम जिसमें आपका ये बल्कि डेल डी होगा, डेल डी अप्रोचेस टू जीरो, इसमें है कि नियरली बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो हमारी फोर्स की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो जो फोर्स की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो यहाँ से हम यहाँ तक ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके जो आपका हमने कहा था कि रेक्टेंगल बनती है तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका जो वर्क डन है ये इसके बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली लिमिट जो है कि एक्यूरेसी जो लिमिट हम अप्लाई करते हैं उसमें वो चीज़ अप्रोचेस टू जीरो लेते हैं, बहुत छोटे लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। एक्यूरेसी ज़्यादा होने की वजह से हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फार्मूला हो जाएगा आपका लिमिट के लिहाज से। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि हम ये देख उसमें हम इसके बारे में जानते हैं, जो ड्यू टू ग्रेविटी होगा वर्क डन वो किसके बराबर होगा। पहले हमने वर्क डन जो अपनी फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से देख रहे थे, अब हम वर्क डन देखते हैं कि जो ड्यू टू ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से वर्क डन किसके बराबर होगा। द स्पेस अराउंड द अर्थ within which it exerts a force of attraction other bodies is known as gravitational field। अब gravitational field क्या है कि आपने वो न्यूटन वाली एग्जांपल जो मैंने पहले भी देता हूँ कि जो न्यूटन ने देखा था कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिरता है, तो वो उसने बेसिकली वो देखा था कि कोई फोर्स है जो वो जिसकी वजह से वो ज़मीन की तरफ ही आता है, वो आसमान की तरफ नहीं जाता। इस किस्म की फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कि क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच इट एग्जर्ट्स ए फोर्स, इस किस्म की फोर्स का हम क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इसमें है यूनिट मास लेते हैं उस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इसके बारे में हम देखते हैं कि और इसकी ऐसा यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, न्यूटन पर केजी के बराबर हो जाएगा। इफ वो कैरी दी बॉडी इन ए क्लोज पाथ इन सच दैट द फील्ड टोटल वर्क डन में बी जीरो विल बी जीरो। अब ये क्या है कि एक और चीज़ है कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ आपका जीरो के बराबर होगा। इसकी क्या वजह है कि सपोज हमने यहाँ से वर्क डन किया कि ए टू बी आप आ गए, फिर बी से सी किया आपने वर्क डन, बी से सी हो गया, फिर सी से डी आप गए और फिर डी से वापस ए पे आ गए। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देखें तो आप जिस पॉइंट से शुरू हुए थे तो आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपका डिस्टेंस जीरो है। जब डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय क्लोज पाथ आपका वो भी जीरो के बराबर होगा। तो ये बेसिकली वजह है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड या इन क्लोज पाथ आपका जीरो के बराबर, सॉरी वर्क डन इन क्लोज पाथ आपका जीरो के बराबर है। द वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी इन ए क्लोज्ड पाथ। अब ये एक सेकंड कंडीशन है, द वर्क डन बाय बॉडी क्या है कि आपका इंडिपेंडेंट होता है
पाथ के उसमें इसको डायरेक्शन को इसको हम है कि आगे सॉल्व करते हैं कि तो जो इंडिपेंडेंट किस तरह होता है, किस तरह यह है, तो हम वर्क डन फाइंड करते हैं। एक हमारे पास ये ग्राफ है, इसको देखते हैं कि किस तरह हम देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्लोज पाथ ए बी सी ए आपने क्या है कि पहले ए से आए, फिर बी की तरफ आए, बी से सी की तरफ आए, सी से आप और सी से आप क्या है कि या ए से सी की तरफ आए, इस तरह आप देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m एंड वेट w कैरिड अलोंग ए क्लोज पाथ c टू b। अब क्या है कि आपने c से b की तरफ क्या है कि एक क्लोज उसमें है, हमने वर्क डन किया, जो आपके डिस्टेंस है वो इसका जो d2 के बराबर था, और ये जो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो किसके बराबर थी, w के बराबर होती। तो हम ये जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी cos थीटा उसके में बराबर होता है, इसमें cos 0 होता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि वो इक्वेशन के साथ द वर्क बिटवीन w एंड d2 इज 90, तो ये 90 नहीं होगा बेसिकली। तो ये आपका वर्क डन, इसमें आपने अगर यहाँ से आप ए से बी की तरफ आए हैं तो तब आपका 90 हो सकता है, बी टू या सी टू बी आपका 90 नहीं होगा। एंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड डब्ल्यू इज 180, और आपका एंगल बी ए, तो हमारे पास क्या है कि बी और सी में देखेंगे हमारे पास एंगल 90 मान रहा है। तो इसको हम किस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं कि ये आपका जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है और आपका डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका एंगल 90 होगा। इसको हम क्या है कि मजीद डिस्टेंस कैलकुलेट जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करते हैं। सी टू बी हमारे पास देखें, इस सूरत में हमने देखा था कि आपका जो डिस्टेंस था, जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो नीचे की तरफ थी, और जो आपका डिस्टेंस था वो इस साइड पे था। तो ये आप देखेंगे इसमें हम एंगल 90 बन रहा है। तो इसमें हमने देखा था कि वर्क डन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन एफ डी cos थीटा के बराबर होता है। cos 90 है, cos 90 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो वर्क डन अलोंग बी सी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये वर्क डन अलोंग बी सी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। अब है कि कैलकुलेट करते हैं द वर्क डन अलोंग बी टू ए। अगर हम बी टू ए देखें तो हमारे पास ये है कि बी टू ए, अब आपका फोर्स क्या है कि वो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है, आपका डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे का साथ 180 का एंगल बना रहे हैं। तो उस सूरत में वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि वर्क डन आपका है B2 है WD1 cos 180, यानी इस दौरान इस सूरत में आपका एंगल 180 के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पहले पीछे भी हमने देखा कि 180 cos 180 -1 के बराबर होता है, तो ये आपका वर्क डन B2A 180 के बराबर हो जाएगा उस सूरत में। अब हम कैलकुलेट करते हैं C2A, वर्क डन अलोंग C2A। C2A में देखें कि आप आपका C2A, तो हमारा वर्क डन C2A किसके बराबर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि C2A अगर आप देखें तो इसमें आपका ये डायरेक्शन जो D है ये आपका मेकिंग एन एंगल थीटा है, कि आपका जो है इसमें हम D को रिजॉल्व करते हैं इट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और इसका हम वर्क डन फाइंड करते हैं। तो हम पता है कि C2A में आपका वर्क डन किसके बराबर होता है, WD cos थीटा के बराबर होता है, W cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन आपका यानी इसमें D को हम रिजॉल्व करते हैं D cos थीटा में, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये आपके पास D cos थीटा या WD1 के बराबर आ जाता है इसमें है। तो आपका C2A वर्क डन हमारा किसके बराबर आ गया, WD1 के बराबर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल वर्क डन था इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने से हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएंगे। तो वर्क डन हमने क्या है कि B2C हमने फाइंड कर लिया, B2A कर लिया और C2A कर लिया। इसमें हमने देखा था जो आपका इसमें था कि ये हमारा जो 90 वाला था बीट या C2B जो 2 के लॉन्ग था ये 0 के बराबर था, इसमें ये 180 के बराबर था, ये -1 के बराबर था, और ये आपका WD1 के बराबर था।
इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपका 0 के बराबर आ गया, ये -d1 के बराबर आ गया या d1 के बराबर आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो एक दूसरे प्लस माइनस दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये आपका टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया। यानी वर्क डन इन ए क्लोज पाथ आपका 0 के बराबर आ गया। यानी हमने डिफरेंट पाथ्स लिए, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका टोटल वर्क डन है वो 0 के बराबर आ गया। Since the total work done in a closed path ABCA gravitational field is 0, so the gravitational field is conservative field। तो इसमें है हम देखते हैं कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ आपका 0 के बराबर था। जब 0 के बराबर है इस किस्म की फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और जो वर्क डन इन ए कंजर्वेटिव फील्ड आपका 0 के बराबर होगा, इस किस्म की फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। नो वे कंसीडर एन अदर फिगर 4.8, उसमें देखते हैं लेट्स द बॉडी डिस्प्लेस्ड इन ग्रेविटेशन फील्ड डिफरेंट पास। उसमें है कि आपकी बॉडी क्या है कि डिफरेंट पास उसमें थी, मूव करती है, उसके अगेंस्ट हम वर्क डन को फाइंड करते हैं। तो उसके अगेंस्ट हम क्या है कि वर्क डन को फाइंड करते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि ये आपका वर्क डन, इसमें भी हमारा जो ए बी इस तरह करते हैं, बी सी करते हैं, ए बी इस तरह, इनको ऐड करते हैं तो आपका टोटल वर्क डन जो डब्ल्यू डी के बराबर होता है। और इसमें भी देखें कि आप इनको ऐड अप करें तो ये भी आपका 0 के बराबर होता है। आप डिफरेंट पास ले लें तो वो भी उसके बराबर होगा। तो इस किस्म की फील्ड को हम क्या है कि कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर क्या होती है। आपने देखा होगा जो अक्सर चीज़ों पे लिखा है इसकी इतनी पावर है, इसमें इतनी पावर है। तो पावर को बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका वो पावर के बराबर होगा। द पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है कि किस रेट के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम पावर कहते हैं। कि किस स्पीड के साथ या रेट ऑफ डूइंग वर्क या कितनी है कि टाइम इंटरवल के बाद क्या है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम पावर कहते हैं। पावर को बेसिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या है आपका वर्क डन हो जाएगा, टी आपका टाइम हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि वर्क डन आपका एफ डी के बराबर था और टाइम ये था। तो डी ओवर टी हम जानते हैं कि डी ओवर टी किसके बराबर होता है। ये हमने जो वेलोसिटी हमारे को किसके बराबर थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी के बराबर होती थी। तो इसमें अगर देखें हम कि वेलोसिटी किसके बराबर है तो ये बेसिकली आपकी डी ओवर टी जो है ये आपकी वेलोसिटी के बराबर होता है। तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, एफ वी के बराबर आ जाएगी। Thus we can say that the product of force and velocity is called power। तो पावर की एक और डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, वह जो है कि पावर आपकी जो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पावर के बराबर है। द टोटल पावर द वर्क डन बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम टी इज कॉल्ड एवरेज पावर। आपका अगर हम एवरेज पावर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क डन और टोटल टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये एवरेज पावर आ जाएगी। अगर इसको हम लिमिट के फॉर्म में लिखें तो उस सूरत में क्या होगा कि आप छोटे छोटे इंटरवल्स हैं उनको वो उसमें है डेल टी हम देखते हैं कि अप्रोचेस टू जीरो है, उसमें है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हम किस तरह लिख सकते हैं कि आपका डेल टी अप्रोचेस टू जीरो था कि ये बहुत छोटा था। आप किसी इंस्टेंट में जो पावर है वो फाइंड करना चाहते हैं तो इसको इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। इसको हम किस तरह लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं कि हम ये कहते हैं कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो है कि ये बहुत सवाल इंस्टेंट था, यानी हम किसी लम्हे उसकी वो पावर फाइंड करना चाहते थे। और इसमें हम डेल टी अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी करते हैं तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर आ जाएगा। और पावर की यूनिट क्या होगी, पावर को हम जानते हैं कि जो इसकी यूनिट थी तो पावर हमारे पास किसके बराबर है, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू की यूनिट क्या थी, जॉल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो पावर आपकी किसके बराबर आ जाएगी, जॉल पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं एनी वन में फाइंड द पावर ही एबल टू डेवलप अ रनिंग अपस्टेयर्स। उसमें देखें पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन
ऑन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। अगर आप क्या क्या है कि 1 जॉल का वर्क डन 1 सेकेंड में आपका होता है तो पावर आपकी 1 वाट के बराबर होगी, और जॉल पर सेकेंड को हम क्या है कि वाट भी कहते हैं। और 1 किलो वाट आपने देखो जो हमारे मीटर्स हैं, जो बिजली की रीडिंग है वो किलो वाट आवर में होती है, तो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होगा? 1000 वाट के बराबर होगा। यानी आपके अगर मीटर में से 1000 वाट्स जल जाते हैं तो आपकी जो पावर होगी वो 1 किलो वाट आपकी यूज़ हो जाएगी। इसके है, और इसके अलावा इसकी बड़ी यूनिट्स कौन सी हो सकती हैं कि मेगावाट हो सकते हैं, मेगा जॉल्स हो सकती है, उसमें है मेगावाट्स, सॉरी, उसमें है 1 किलो वाट और आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 3, और उसमें है 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 1000 के। और जो आवर्स थे वो किसके बराबर होते हैं? 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 1 किलो वाट आवर में आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 10 पावर 6 के बराबर होता है, जो जॉल्स के बराबर होता है। और ये हम जानते हैं कि 10 पावर 6 किसके बराबर होता है? ये मेगा के बराबर होता है। तो ये आपकी 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी हो जाएगी? 3.6 मेगा जॉल्स के बराबर हो जाएगी। The power of TV set is 1 watt and पॉकेट कैलकुलेटर इज 1। ये आपके पास एक एग्जांपल है कि जो टीवी सेट है इसकी पावर कितनी होती है, और जो आपका पॉकेट कैलकुलेटर है इसकी पावर कितनी होती है। यानी पावर बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो आपकी जो घर की चीज़ें हैं, वो अप्लाइंसेज हैं, वो किस उसमें पावर कंज्यूम करते हैं। एसी आपका 1000 वाट से ऊपर होता है। इसी तरह आपकी जो आयरन है, इस्त्री है, वो भी इतनी हैवी होती है। यानी बेसिकली हम जो घर की चीज़ें हैं इनको वाट्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।